everyone and welcome back. I am Sakshi and I am here with new video regarding MCQs for KVS PGT Biology. आज हम जिस यूनिट को टैकल करने वाले हैं वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम कुछ क्वालिटी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जिनके थ्रू हमारे यूनिट की रिवीजन भी हो जाएगी। इससे पहले हम 2-3 यूनिट्स के ऊपर एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना, आई एम श्योर आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मिनरल न्यूट्रिशन जो है इस यूनिट से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो बहुत ही सीधे-सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं कि इसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीजेस होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कौन से फंक्शन से कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिडल लैमेला मेनली कंसिस्ट्स ऑफ। मिडल लैमेला जो है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटासियम। तो अगर मैं बात करूं मिडल लैमेला की, मिडल लैमेला क्या होता है? जो प्लांट सेल्स की सेल वॉल होती है उसकी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि मिडल लैमेला है। तो मिडल लैमेला जो है इसका क्या काम होता है? मिडल लैमेला का काम होता है जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ना। ये एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। तो मिडल लैमेला की अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो मिडल लैमेला में 2 एलिमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है मैग्नीशियम। और ये दोनों पेक्टेट्स की फॉर्म में प्रेज़ेंट होते हैं। यानी कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में प्रेज़ेंट है और मैग्नीशियम मैग्नीशियम पेक्टेट की फॉर्म में। और आपको यहाँ ऑप्शंस में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन पेपर में देखने को मिलती है तो आप लोग जाओगे कैल्शियम के साथ में, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक तो कम अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होती है सेल्स की उसमें ज़्यादातर कैल्शियम ही देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे प्लांट सेल्स भी होते हैं जिसमें मैग्नीशियम नहीं प्रेज़ेंट होता, सिर्फ़ कैल्शियम पेक्टेट ही प्रेज़ेंट होता है। तो अगर आपको पेपर में दोनों एलिमेंट्स जो है वो ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं तो आप लोग कैल्शियम के साथ में जाओगे। इसके अलावा एडिशनली मैं आपको बता दूँ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का क्या काम होता है। एक तो ये सेल डिवीजन के टाइम पर सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, सेल प्लेट की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। और दूसरा ये माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द अपीयरेंस ऑफ येलो एजेस टू लीव्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। लीफ के जो एजेस होते हैं उनकी येलोइंग जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? कैल्शियम, मैंगनीज, पोटासियम, सल्फर या फिर मॉलिब्डेनम। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज पोटासियम। पोटासियम जो है इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हमें देखने को मिलती है क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, लेकिन किसकी? लीफ के एजेस की और साथ ही साथ इंटरवीनल स्पेस की। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस में कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चे इन दोनों को एक ही चीज़ भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस होने शुरू हो जाता है। क्लोरोसिस में क्लोरोफिल का लॉस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे बिल्कुल डेड हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस इज़ नेचुरल सेल डेथ। नेक्रोसिस में क्या होता है, जो लीफ है उसकी लाइफ स्पैन जो है वो खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो येलो होना शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाता है और फिर ट्री से फॉल ऑफ हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है क्लोरोसिस में और नेक्रोसिस में। दूसरी चीज़ क्या होती है? लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। यानी कि जो प्लांट की हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाती है और हमें देखने को मिलती है प्लांट की बुशी अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, जो प्लांट की हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्लांट की लेटरल ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी ग्रो होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो बुशी अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। इसके अलावा शॉर्टर इंटर नोड्स देखने को मिलते हैं। प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन नोड्स के बीच का जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं इंटर नोड। ये जो एरिया है इंटर नोड का, इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा प्लास्टिड डिसइंटीग्रेशन जो है वो भी देखने को मिलती है, यानी कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और प्लांट की प्री मेच्योर डेथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। आगे पूछा है, प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ। लंबे समय तक अगर हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स को इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है? एसिडिटी, एरिडिटी, सैलिनिटी या फिर मेटल टॉक्सिसिटी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इरिगेशन की, इरिगेशन का मतलब होता है जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना।
आर्टिफिशियली वाटर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो क्रॉप है वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करती है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर रेन वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। इसलिए जो क्रॉप है उसकी बेटर ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियली हमें उसको वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सैलिनिटी जब इंक्रीज़ होती है तो जो सॉइल में बाकी के न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट होते हैं, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनकी जो एबिलिटी होती है टू एब्ज़ॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, इट इज़ ऑल्सो लॉस्ट। और प्लांट्स में हमें सॉल्ट स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ सैलिनिटी। आगे पूछा है ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है? नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अमोनिया को नाइट्रेट में, यानी कि ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन नाइट्रोजन को नहीं लेते, इंस्टेड वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं इनटू नाइट्रेट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाइट्रोबैक्टर की, तो नाइट्रोबैक्टर जो है ये क्या करता है, ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट की फॉर्म में। स्यूडोमोनास जो है ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोसोमोनास जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को इनटू नाइट्रेट। और अगर मैं माइकोबैक्टीरियम की बात करूँ तो माइकोबैक्टीरियम भी अमोनिया को नाइट्राइट की फॉर्म में आई थिंक कन्वर्ट करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास। फिर पूछा है एलिमेंट विच रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट इज। कौन सा एलिमेंट है जो स्टोमेटा की मूवमेंट्स में हेल्प करता है, यानी कि गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में? तो पोटासियम, सोडियम, सल्फर या फिर फॉस्फोरस। अगर मैं गार्ड सेल्स की बात करूं तो गार्ड सेल्स का कुछ ऐसा शेप होता है, बीन शेप या किडनी शेप सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है पोटासियम आयंस जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम का भी रोल देखने को मिलता है। कैल्शियम जो है ये मेनली पोटासियम आयन चैनल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो पोटासियम के इनफ्लक्स यानी कि एंट्री और ई फ्लक्स यानी कि एग्जिट पे डिपेंड करता है। जब पोटासियम की एंट्री होती है इनटू गार्ड सेल्स, यानी कि जब पोटासियम आयंस का इनफ्लक्स होता है तो जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि पोटासियम जो है, पोटासियम आयंस जो है ये क्या करते हैं, ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इस्टेब्लिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं। पोटासियम आयंस का क्या काम होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में भरता है और वहां से लॉस होता है। तो जब इन्फ्लक्स होता है उस टाइम पे वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में भरना शुरू हो जाता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो जो पोटासियम आयंस हैं उनका ई फ्लक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता है और जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं तो जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके पोटासियम आयंस हैं ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। आगे पूछा है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस। इन सभी आयंस की, इन सभी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? क्लोरोसिस, लीफ कर्ल, रेड रस्ट ऑफ टी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो क्या होगा? क्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्यों होगा? क्योंकि ये सभी के सभी जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अगर इतने सारे फंक्शंस एक साथ में डेट्योरेट होना शुरू हो जाएंगे तो प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, उनमें जो क्लोरोफिल है वो डेड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है येलो होना शुरू हो जाएगा, येलोइंग होना शुरू हो जाएगी प्लांट की, और अल्टीमेटली जो प्लांट टिश्यूज हैं वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं लीफ कर्ल की बात करूं तो लीफ कर्ल जो है जब प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिलता उस केस में लीफ कर्ल जो है ये देखने को मिलता है। रेड रस्ट ऑफ ट्री और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये दोनों की दोनों पैरासिटिक डिजीजेस हैं। अगर मैं बात करूं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक फंजाई है और उसका नाम है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस। और रेड रस्ट ऑफ टी जो है ये एक एल्गी जो है वो कॉज करती है जिसका नाम है सिफेलुरोस। सो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे आपसे पूछा है नाइट्रोजनेस एंजाइम कन्वर्ट्स। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय सर्टन सर्टन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन साइकिल में
अपना रोल प्ले करता है। तो आपसे पूछा है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, अमोनिया टू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट इंटू नाइट्राइट, या फिर नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इंटू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनेज जो है ये फर्स्ट स्टेप यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो अमोनिया है इसको कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाते हैं। फिर आपसे पूछा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कंपाउंड्स, या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस, यानी कि इस तरह के आयंस की फॉर्म में जो है ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट हेयर से जब इन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो जाती है, लेकिन जब इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना होता है साइटोप्लाज्म में या फिर वेक्यूल में या फिर इनर स्पेसेस में, तो उस टाइम पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है। तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस हैं ये क्या करते हैं? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। आगे पूछा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एलनस जो कि एक ट्री है, इसकी जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा की जाती है? फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम, ब्रैडीराइजोबियम, या फिर क्लॉस्ट्रीडियम। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया जो है ये एल्नस के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर पूछा है लाइम इज एडेड टू द सॉइल विच इज टू सैंडी, सॉल्टी, अल्कलाइन, या फिर एसिडिक। तो ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस बेस्ड है क्योंकि लाइम जो है ये आप सबको पता है कि क्या है, अल्कली है, राइट। तो लाइम का एडिशन हम किस सॉइल में करेंगे? सैंडी सॉइल में करेंगे, सॉल्टी सॉइल में करेंगे, अल्कलाइन सॉइल में करेंगे, या फिर एसिडिक सॉइल में करेंगे? अगर हम किसी चीज को सॉइल में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में कम है, और लाइम जो है वो एक अल्कली है, तो ऑब्वियसली हम लोग पीएच को बैलेंस करने के लिए लाइम का एडिशन कर रहे हैं। अगर अल्कली का एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब सॉइल में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग अल्कली को यूज कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है? आयरन, मैंगनीज, जिंक, या फिर आयोडीन। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो इस यूनिट से पूछा जा सकता है क्योंकि सीधा सीधा आपसे इसेंशियल नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा है। हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो हमें यूनिट के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने में कोशिश करें, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाएं। तो इसलिए वीडियो के एंड में मैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में एक बार बता दूंगी, या फिर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक बार बता दूंगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर देख लेना। तो आपके ऑप्शंस हैं आयरन, मैंगनीज, जिंक, या फिर आयोडीन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है आयोडीन। आयरन, मैंगनीज और जिंक ये तीनों की तीनों क्या हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। लेकिन आयोडीन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स में नहीं आता क्योंकि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो नहीं रुकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट? इनमें से कौन सा रोल है जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम इसेंशियल एलिमेंट्स में रखते हैं उनको कुछ कंडीशंस जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर ऐसे एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं होगा। दूसरा, ऐसे एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है वो कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करेगी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि प्लांट के न्यूट्रिशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं और इसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो अगर कोई एलिमेंट इन सारी कंडीशंस को जस्टिफाई करता है तो उसे हम एसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट में रखते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एसेंशियल एलिमेंट्स का नहीं है। बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक, मैंने अभी बताया कि जो एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं। चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, तो ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, करेक्ट। एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में इनका रोल देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा है। इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, किसी भी एलिमेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे, यानी कि जिससे कम अगर एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो जो प्लांट ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाएगी, यानी कि प्लांट ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। दूसरा है इसेंशियल एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ बिकम्स स्टंटेड, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन जिससे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो प्लांट ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होगी, यानी कि अच्छे से नहीं होगी। इसेंशियल एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट रिमेन्स इन अ वेजिटेटिव फेज, वो कॉन्सेंट्रेशन जिससे कम अगर होगी तो प्लांट जो है वो सिर्फ वेजिटेटिव फेज में रहेगा, यानी कि सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी प्लांट्स में। फिर है नन ऑफ द अबव, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स का वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट। आगे पूछा है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स। यहाँ पर एक ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम की बात की जा रही है जो पहले यंग लीव्स में अपीयर होता है। इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि जो एलिमेंट है वो इमोबाइल है, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम्स, कौन सी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटासियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इमोबाइल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूव नहीं कर सकते, यानी कि अगर ये एलिमेंट्स ओल्डर लीव्स में प्रेजेंट हैं तो ये यंग लीव्स में मूव नहीं कर सकते। अगर यंग लीव्स में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो ये ओल्डर लीव से यंग लीव में मूव नहीं कर सकते। अब इमोबाइल एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसमें आते हैं कैल्शियम और सल्फर। तो जो इमोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो पहले यंग लीव्स में होते हैं और फिर बाद में ओल्ड लीव्स में होते हैं, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो यंग लीव्स में इनका सिंथेसिस नहीं होगा, और इमोबाइल होने की वजह से ये ओल्डर लीव्स से यंग लीव्स में भी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मूव नहीं कर सकते। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सल्फर, वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स, कौन सी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट्स में नहीं होती। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स इज इनहिबिटेड, डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम होते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। पहला सिम्टम यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से जो लीफ की वेन्स होती हैं, यानी कि इस तरीके से आपको जो लीफ की वेन्स देखने को मिलती हैं वहां पर आपको क्लोरोसिस देखने को मिलता है, ब्राउन स्पॉट्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो इन एरियाज में डेड होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैंगनीज टॉक्सिसिटी जो है ये क्या करती है, कैल्शियम का जो ट्रांसलोकेशन होता है शूट एपेक्स में, यानी कि ऊपर की तरफ या फिर जो शूट्स की जो एपिकल रीजन्स होते हैं वहां तक जो कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होता है उसको ये रोक देती है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो मैंगनीज है ये आयरन और मैग्नीशियम के साथ में कॉम्पीट करता है, यानी कि जहां जहां आयरन और मैग्नीशियम की बाइंडिंग साइट्स होती हैं ये उनके साथ कॉम्पीट करता है और इनकी जगह पे जाकर बाइंड करने लगता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम और आयरन के प्रेजेंट होने पर भी हमें इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम्स की जिन-जिन साइट्स पर आयरन और मैग्नीशियम को जाकर बाइंड करना था, वहाँ पर मैंगनीज़ ने जाकर बाइंड कर लिया। तो इनके प्रेज़ेंट होने के बावजूद जो है प्लांट को इनकी डेफिशिएंसी जो है फ़ेस करनी पड़ती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बोलता है डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज़ इंड्यूस्ड। तो अगर यहाँ पर दिया होता मैग्नीशियम तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन दिया तो आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है और यही आपका राइट आंसर है। फिर आपसे पूछा है मैच द एलिमेंट विद इट्स एसोसिएटेड फंक्शन। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के नाम दिए हैं और कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपको इनको आपस में मैच करना है। तो आपके एलिमेंट्स हैं बोरॉन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक एंड आयरन। पहला फंक्शन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन, यानी कि वाटर की हाइड्रोलिसिस ताकि ऑक्सीजन जो है वो वहां से लिबरेट हो जाए। ये इसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है? तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि जो मैंगनीज है वो इन्वॉल्व होता है वाटर की स्प्लिटिंग में और ऑक्सीजन की इवोल्यूशन करवाने में। तो ये आ गया आपका बी ऑप्शन यहाँ पर। दूसरा है नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है? तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है जिंक। तो डी ऑप्शन आ गया आपका यहाँ पर। फिर है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस। कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रोजनेस का कंपोनेंट है? तो नाइट्रोजनेस एंजाइम का कंपोनेंट होता है मॉलिब्डेनम। तो सी आ गया आपका यहाँ पर। फिर है पोलन जर्मिनेशन। तो पोलन जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है बोरॉन। तो ए आ गया यहाँ पर। फिर है कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन का कंपोनेंट कौन होता है? तो ये नाम से ही चल रहा है, फेरी वर्ड लगा है तो आयरन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ई आ गया आपका यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A4, B1, C3, D2 एंड E5। तो बी ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रीमोबिलाइज नहीं किया जा सकता? तो अभी हमने बात की थी इमोबिलाइज एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांट में मूव नहीं कर सकते, जो प्लांट के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ऑर्गन में मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कैल्शियम और सल्फर, दो एलिमेंट्स की हमने बात की थी जो कि इमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ के आपके ऑप्शन है फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम एंड सल्फर। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम और सल्फर दोनों दिए हुए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं जहाँ पर दोनों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो आप अगेन सेकंड कैल्शियम के साथ में जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में स्ट्रक्चरल पोजिशंस में प्रेजेंट होता है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। फिर पूछा है द फंक्शन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स इज। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें लेग हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका क्या रोल होता है? तो लेग हेमोग्लोबिन जो है ये रेड कलर प्रोटीन होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस हैं इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनस एक्टिविटी, ऑक्सीजन रिमूवल, नोड्यूल डिफरेंशिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ एनआईएफ जीन। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं दैट इज इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनस एक्टिविटी, तो ये गलत है क्योंकि ये प्रोमोट करता है नाइट्रोजनस एक्टिविटी को, ना कि इनहिबिट करता है। नोड्यूल डिफरेंशिएशन में भी इसका कोई रोल नहीं है, निफ जीन के एक्सप्रेशन में भी इसका कोई रोल नहीं है। ये काम करता है ऑक्सीजन रिमूवल का। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ये क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और हेल्प करता है ऑक्सीजन रिमूवल में फ्रॉम रूट नोड्यूल्स। ये ऑक्सीजन को भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाता है और नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है ये अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। आगे बोला है अ प्रोक्रियोटिक ऑटोट्रॉफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोट इज फाउंड इन एलनस, साइकस, सीसर या फिर पीसम। प्रोक्रियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोट जो है वो हमें कौन से प्लांट के साथ में देखने को मिलता है? तो अगर मैं बात करूं प्रोक्रियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोट की, तो इसकी एग्जांपल होती है एनाबिना, जो कि क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये हमें देखने को मिलती है कोरलॉइड रूट्स के साथ। तो कोरलॉइड रूट्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं साइकस में। साइकस की जो कोरलॉइड रूट्स होती हैं उनके साथ में एनाबिना नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। आगे पूछा है मैच द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स विद देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हुए हैं, आपको इनको आपस में मैच करना है। तो
तो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, पोटासियम, जिंक, आयरन एंड फास्फोरस। और डेफिशिएंसी सिम्टम दिए हैं क्लोरोटिक वीन्स। क्लोरोटिक वीन्स जो है वो हमें आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती हैं। अगर मैं इन सभी ऑप्शंस की बात करूं तो डी आ जाएगा यहाँ पर। फिर है डिलेड सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिले होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फॉस्फोरस, यानी कि ई आ जाएगा यहाँ पर। देन नेक्रोसिस ऑफ यंग लीव्स। यंग लीव्स की नेक्रोसिस जो है वो कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो यंग लीव्स में नेक्रोसिस हमें देखने को मिलती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। सॉच्ड लीफ टिप्स। सॉच्ड लीफ टिप्स हमें किस केस में देखने को मिलते हैं? जब किसकी डेफिशिएंसी होती है? पोटासियम की डेफिशिएंसी की वजह से, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। एंड देन मालफॉर्म्ड लीव्स जो है वो कब देखने को मिलती हैं? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? A3, B4, C5, D1 एंड E2। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर पूछा है अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस। तो पहले मैं अगर मैं बात करूं अजोला की, तो अजोला क्या है? अजोला एक ब्लू ग्रीन माइक्रोएल्गी है। ये क्या करती है? ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएट करती है और ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और इस तरह का जो एसोसिएशन है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? राइस के केस में। तो आपसे पूछा है कि राइस में एजोला के साथ में कौन सा माइक्रोब एसोसिएट होता है? स्पाइरुलिना, एनाबिना, फ्रैंकिया या फिर टॉलीपॉथरिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज एनाबिना। तो एनाबिना जो है ये एक ब्लू ग्रीन माइक्रोएल्गी है। ये एजोला नाम के बैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन फॉर्म करती है और फिर राइस में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर पूछा है फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेस रिक्वायर्स। नाइट्रोजिनेस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, लाइट, मैंगनीज आयंस या फिर सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स। तो अगर मैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम की बात करूं, नाइट्रोजिनेस एंजाइम का क्या काम होता है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के साथ में अमोनिया की बॉन्डिंग होती है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, तो ये जो रिएक्शन है इसकी इंथैल्पी बहुत हाई होती है। इंथैल्पी हाई होने का मतलब है कि इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि हाई एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में। तो इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए इसेंशियल होते हैं, यानी कि इनके बिना प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो डेवलपमेंट है, प्लांट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो कैरी आउट नहीं कर सकते प्लांट्स। फिर बात आती है नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की। तो नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स जो है ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इसेंशियल नहीं होते, यानी कि इनकी एब्सेंस में भी जो प्लांट है उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो प्लांट्स कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है इसको लेटर ऑन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये देखा गया था कि जिन एलिमेंट्स को नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया था उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। इंस्टेड लेटर ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट नाम की टर्म्स जो हैं वो यूज की गई। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। और इनमें आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये आ गए हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। फिर बात आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। और इनमें आते हैं आयरन, क्लोरीन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकल। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट्स को चाहिए होते हैं लेकिन कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है फर्टिलाइजर्स से। फर्टिलाइजर्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटासियम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का रेशो क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इनका रेशो होता है 4:2:1।
ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।